स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का सेकंड टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस हमने से पहली वीडियो में किया, अब हम डिटर्मिनेंट्स करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे पास आप लोगों ने डिटर्मिनेंट बड़े अच्छे से किया हुआ है। डेफिनेशन में आपके पास क्या है कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली आप लोग सिर्फ और स्क्वायर मैट्रिक्स पे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सेम रहेगा बेटा। तो ये आपको करना था। माइनर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाता है, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स में जब आप लोग करते हैं तो आप लोग माइनस फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट के। ठीक है। तो अब किसी भी एलिमेंट का अगर आपके पास आपको माइनर फाइंड आउट करना तो वो आपको कैसे मिलेगा, आप उसके जिस रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है आप उसको डिलीट कर देंगे, बाकी जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो आपको उसका माइनर देंगे। ठीक है बेटा। जैसे यहाँ A11 का को फैक्टर अगर माइनर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास माइनर है। जैसे A12 का अगर आपको माइनर फाइंड आउट करना है तो इसके जिस रो और कॉलम में ये प्रेजेंट है इसको आप कैंसिल करेंगे, आपके पास माइनर रह जाएगा A21, A31, A23, A33। इस तरह से आपको एलिमेंट्स के माइनर मिलते हैं। और आपके पास को फैक्टर क्या हो जाता है, अब किसी भी एलिमेंट है A i j का आपको को फैक्टर करना है तो -1 की पावर i प्लस j विच इज मल्टीप्लाइड बाई माइनर ऑफ एम। ठीक है। प्रॉपर्टीज है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मीन्स बड़ी बेसिक सी कंडीशन है कि अगर रोज और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कब करते हैं, जब आप लोग उसका डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेम है, यही लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज सेम। इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। इफ एनी टू कॉलम आर रोज, अब ये रोज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, या तो रोज को जैसे 1 2 3 4 है। इसका ध्यान दीजिए, बड़ी छोटी सी एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ आपको। इसका क्या आ जाएगा 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। लेकिन अगर टू रोज को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, मीन्स ये आपका फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को आप सेकंड में डाल दीजिए, सेकंड को आप लोग फर्स्ट में डाल दीजिए। तो क्या बनेगा, ये 1 2 यहाँ आ गया, 3 4 यहाँ पे आ गया। अब क्या बनेगा 3 2 6 -4। तो रिजल्ट आ गया 2। वो कह रहा है अगर दो रोज को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे 2 4 हो गया और 1 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा अभी 6 -4 हो जाएगी, भी 2 आ गया। तो पहले ये था अगर आपने दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया तब भी साइन चेंज कर गया, -2 से 2 में चेंज हो गया। ठीक है। तो अगर दो रोज को या दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का चेंज कर जाता है। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल और बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक है। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, their corresponding elements are same, the value of determinant is 0. If two rows or two columns of a determinant are identical, जैसे 1 2 है या 2 कॉलम, 2 रोज या 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम्स हम लोग आइडेंटिकल बनाते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 2 - 2, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। अगर 2 रोज भी आपके पास है, दोनों रो आइडेंटिकल है, तो कितना बनेगा, ये भी 2 - 2 बन जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना होता है बेटा 0। इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू रोज आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ। जैसे यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी एक रो जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट से बनी है। अब इसकी सिंगल रो में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। वो कह रहा है अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप उसको ब्रेक करके दो मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे ये बेस सेम है दोनों का,
सेकंड और थर्ड रो सेम है, लेकिन फर्स्ट रो में क्या किया कि फर्स्ट रो में आप एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हो। ये एक डिटर्मिनेंट बन गया, ये दूसरा डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनका सेपरेट डिटर्मिनेंट करके सम करोगे, रिजल्ट सेम आता है। इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए डिटर्मिनेंट by a constant k, then the value of determinant is multiplied by k. If we multiply each element of a row or column by a determinant k, तो जैसे ये एक रो है या कॉलम है, इसके किसी भी एलिमेंट को अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी रो के सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो कह रहा देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई k, मीन्स a11 a12 a21 a22 इज मल्टीप्लाइड बाई k। दैट मीन्स अगर यहाँ पे k इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, तो जब जैसे यहाँ पे सिंगल था तो k कॉमन निकल गया, तो अगर सेकंड रो के साथ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ फॉर एग्जांपल हम l कर लेते हैं, तो यहाँ से भी l कॉमन निकल सकता है। और अगर इन दोनों जगह सेम होता तो यहाँ से भी k कॉमन निकलता और मल्टीप्लाई होता k स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप, जैसे मैट्रिसेस में पूरी मैट्रिक्स से कॉमन निकलता था, जैसे मैट्रिक्स में K2 K3 K4 K5 है, तो यहाँ से K सभी में से आप कॉमन कर सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप लोग कॉमन कर सकते हैं। तो जितने रो है, अगर तीनों दोनों रो में से कॉमन निकला है, तो फर्स्ट रो से भी K आया है, सेकंड रो से भी K आया है, तो रिजल्ट इज K स्क्वायर। द मल्टीप्लाइंग ए डिटर्मिनेंट बाई K मीन्स मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम बाई K। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट को आप सिर्फ K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है। Adding or subtracting each element of any column or any row by a determinant with the equi multiple of corresponding element of the row does not change the value of determinant, that is value of determinant same। ठीक है, तो वो कह रहा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे प्लस माइनस है, ईच रो और कॉलम बाय द इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। तो किसी भी रो को जैसे आप ऐसे करें, A11 A12 A21 A22, तो अगर आप इसको ऐसे करें A11 प्लस K इंटू A21 A12 प्लस K इंटू A22, तो हमने फर्स्ट रो में क्या चेंज लाया, फर्स्ट रो में हमने चेंज लाया, फर्स्ट रो में हमने ऐड किया क्या, K मल्टीपल्स ऑफ R2। R2 के ये है, ये R2 में प्रेजेंट है, तो R2 के एलिमेंट का यू की मल्टीपल्स मतलब K के साथ उनको मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया हमने R1। तो इस ऐसी अगर हम सिचुएशन अब बनाते हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, इज अनचेंज्ड। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आप लोगों ने किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए डिटर्मिनेंट से आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2 डायमेंशन में, तो आप इसको बनाइए और यहाँ पे थर्ड कॉलम में आप 1 1 1 डाल दीजिए और आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज, सो वी ऑलवेज हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन वी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, यूज बोथ पॉजिटिव, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, आपको कोई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है, कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर आपको एरिया 2 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो आप प्लस माइनस 2 इस्तेमाल करेंगे फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाई 3 कोलिनियरिटी पॉइंट इज ऑलवेज 0। हाँ, तो अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर है, दैट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोगों ने बड़े अच्छे से किया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे आता है बच्चे, आप सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आ गया इन्वर्स। इन्वर्स क्या है? इफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ अ मैट्रिक्स विद जीरो एलिमेंट। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए में ये एक प्रॉपर कंडीशन है, इसका आप ध्यान रखिए। ये आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी। ये कंडीशन है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है इसका। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया? इफ इट इज ए मैट्रिक्स विद जीरो डिटर्मिनेंट। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जिसका डिटर्मिनेंट क्या है बच्चे? जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जिसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम। अगर दो मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट लोगे वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, या बी ए का डिटर्मिनेंट लोगे। तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, उसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल है? ये आपका फार्मूला है बच्चे, इसका ध्यान दीजिए। ये आप लोग करके आए, इन्वर्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इन्वर्टिबल है दैट मीन्स वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चे? नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अब उसके बाद आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर इज वन एंड मोर देन वन सॉल्यूशन। Inconsistent is system of equation if the solution of the system of equation does not exist, then it is inconsistent. Inconsistent में क्या होगा? No solution। ठीक है, और यहाँ पे consistent में क्या होगा? वन और मोर देन वन solution। consistent में क्या होगा? वन और मोर देन वन solution of the equations। inconsistent में क्या होगा? solution of the system of equation does not exist। तो यहाँ पे आप लोगों ने किया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, आप लोगों ने किया कि आप उसको ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाता था? ए इनवर्स बी के। तो एक्स किसके इक्वल आता था? ए इनवर्स किसके इक्वल है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, स्पेस बनाते हैं हम। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऐसे किया हुआ है, इसको दोबारा लिखता हूँ। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था आपके पास जिसको आप लोग सॉल्व करते थे, ठीक है, वो किस तरह से होता था कि आपके पास आप उसको ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते थे। तो एक्स आ गया आपके पास ए इनवर्स बी की फॉर्म में। तो एक्स किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्योंकि ए इनवर्स जो है वो इसी के इक्वल होता है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप इसको यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, अब यहाँ पर कंडीशन है बड़ी अच्छी से। अब ये जो प्रोडक्ट हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से घुमा के यहाँ ले आऊँ, ठीक है, क्या है? हाँ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो और ये एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, पहला केस है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो है, इस केस में दो रिजल्ट बनते हैं। अगर ये जीरो है तो आप अब देखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का रिजल्ट।
ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो नहीं है। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो दैट मीन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि अगर ये ज़ीरो नहीं है, 1/डिटर्मिनेंट ये 2 है, ये आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1/0, 2/0, 3/0 एंड 4/0। तो ये आपके पास हर एक वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। इससे भी पहले यही रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट नहीं बन जाएगा, तो ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। और अगर ये कंडीशन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी सारे जीरो, तो अगर हम इसको करें तो ये 0/0, तो ये कंसिस्टेंट, ये मे बी कंसिस्टेंट, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट आता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आ जाते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पे। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स है, ये एक डिटर्मिनेंट, आप इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 × 2 आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो cos 15 मल्टीप्लाई cos 15, sin 15 मल्टीप्लाई बाई sin 15, तो cos के थीटा माइनस sin के थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल्स टू cos के थीटा माइनस sin के थीटा। तो ये cos के 15 माइनस sin के 15 है, तो ये cos 2 15 हो गया, 15 मल्टीप्लाई 2 30 हो गया, cos 30 आ गया √3/2। तो हियर इज योर आंसर। नेक्स्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दीज टू डिटर्मिनेंट्स। ये आपके पास दो डिटर्मिनेंट है और आपस में इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक है, अभी आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि ये 7 7 इक्वल है, ये 4 4 इक्वल है, लेकिन ये 6 और -2 इक्वल नहीं है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। इसलिए आपको इसको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 3x - 4 हो गया, तो आप इसको ऐसे करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 7 2 ज़ा 14 माइनस 8 4 ज़ा 32, 8 मल्टीप्लाई 4 एंड 7 मल्टीप्लाई 6, तो 12x + 14 हो गया, 32 - 42 हो गया। तो ये कितना गया, 32 - 42 इस -10, 14 इस तरफ आ गया -10, तो ये -24, 12 नीचे आ गया तो -2, वैल्यू इज योर -2। नेक्स्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट आप लोग एक्सपेंशन से करते हो, ठीक है, लेकिन अभी हमने किया कुछ प्रॉपर्टीज की कि आप लोग किसी भी रो के साथ उस पर यू की मल्टीपल्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, C1 में C1 - 3C2 किया, C1 में -3 टाइम्स ऑफ C1 क्या है 67, इसमें माइनस किया हमने 3 टाइम्स ऑफ C2, 3 टाइम्स ऑफ C2, 3 टाइम्स ऑफ C2, दैट मीन्स दिस कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम में हम लोग करेंगे, C1 - 3 टाइम्स ऑफ C2, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम। तो ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ C2। 39 में हमने क्या किया, क्योंकि C1 में सभी होगा, 3 टाइम्स ऑफ 13। 81 में होगा 3 टाइम्स ऑफ 24। बाकी 19, 13 एंड 24 ऐसे ही रहा। फिर C3 में क्या किया, C3 - C2, C3 कितना है 21, इसमें माइनस करते गए हम C2। हमने किया कि हम ये जो ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया 10 0, ये एक छोटा डिटर्मिनेंट बन गया। ये वैल्यूज बड़ी बड़ी थी, अगर आप इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जैसे एक्सपेंशन से आप करते थे वैसे कर सकते थे, लेकिन क्या है कि आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके एक छोटा डिटरमिनेंट बना लिया। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए बाय एक्सपेंडिंग
C1। पहले 10 से देखेंगे, ये और ये कैंसिल कर लीजिए, ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया 32 से 26 -24। फिर ये आपका 0 है तो 0 का वाला डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाता है। आप 9 के लिए ले लेते हैं, तो 19 -26, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इज योर -43। नेक्स्ट आ गया, इफ डिटर्मिनेंट राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23 मीन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये जो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम आपको इसका माइनर बनाना है। तो माइनर कैसे होगा, जिस रो और कॉलम में ये प्रेजेंट है आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास बचा 5 3 एंड 1 2। आपने ये डिटर्मिनेंट बना ली, यही आपका माइनर है। तो उसने कहा देन द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स इस, तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए सर। माइनर क्या होगा, माइनर में आप लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ही तो बनाते हैं। माइनर ये है तो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये पहले जैसा क्वेश्चन है। तो ये कॉज ए, ये क्या बन गया, कॉज ए बी ए बी, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बन जाता है, कॉस ए माइनस बी बन जाता है। तो कॉस 45 इज 1/√2। 6 क्या आ गया, इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है, देन एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ये R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1, तो R2 में हमने R1 माइनस किया, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। R2 में क्या किया हमने, R1 माइनस किया, R1 1x 2x है, R1 माइनस किया 3x माइनस एक्स एंड 5x माइनस 2x। फिर हमने R3 में R1 माइनस किया, R3 ये है, इसमें हम लोग R1 माइनस करेंगे। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा परेशान होंगे कि सर ये क्या आ गया, बच्चे ये आपके सिलेबस में पहले था, अब ये कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये आपके CUET में है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कर लीजिए फर्स्ट रो से, तो यही आपका डिटर्मिनेंट है, 2x माइनस मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स, तो दिस इज 8x माइनस 2x माइनस 9x प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कर लीजिए कितना आ जाता है, ये 2x स्क्वेयर है, 3x स्क्वेयर है, ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस x इक्वल्स टू 0 माइनस 4 टू सा 8, 4 माइनस 2x है, सॉरी 4 माइनस 2x है यहाँ पे, 2 टू सा 4, तो माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1, तो दो वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 हुआ तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है, x 0 ऑप्शन ही नहीं, x 0 ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, x इक्वल्स टू -1 ही रह गया, ये आपके पास है। बाकी ये आपका असाइनमेंट है बच्चे, इसको सॉल्व कीजिए और कल हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।